हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। आज है ट्यूसडे, तो आज सबसे पहले ब्रॉड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ब्रॉड टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहला जो आज का हॉट टॉपिक है वो यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट। उसके बाद कुछ आर्टिकल है जो जीएसटी के ऊपर है कि जीएसटी आने से क्या इम्पेक्ट पड़ा इंडियन स्टेट्स के जो रेवेन्यूज़ हैं उस पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंपनीज़ के बारे में है कि कंपनीज़ अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं। और फिर कुछ आर्टिकल्स जो हैं जो एनजीटी के बारे में बात करते हैं, एयर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उससे यूएसए जो है वो फॉर्मली एग्जिट हो गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो ब्रॉड टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दैट जो आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यस्टरडे ये न्यूज़ आई थी, तो उस न्यूज़ के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो इट इज़ कंपाइल्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सेकेंड है इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वन, सेकेंड ऑप्शन है ओनली टू, थर्ड ऑप्शन है बोथ वन एंड टू, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर वन नॉर टू। तो आप इसका आंसर बताइए। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है यूएसए के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसका वेट पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी क्लियर कट रिज़ल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पर्सन हैं, एक है जो बाइडन और एक है जो रिपब्लिकन है डोनाल्ड ट्रंप, और जो बाइडन है वो डेमोक्रेट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो यूएसए है वहाँ पे जो है अभी कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से क्लियर कट रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया है, जैसे कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना। यहाँ से जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर, ये अभी यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और ये जो डार्क रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ से जो रिपब्लिकन्स हैं वो जीत चुके हैं, और जो ये लाइट रेड है वहाँ पे वो लीड ले रहे हैं। रिपब्लिकन्स जो हैं वो लीड ले रहे हैं, और बाकी जो ब्लू और लाइट ब्लू कलर है उसमें रेस्पेक्टिवली जो बाइडेन या तो जीत चुके हैं या फिर वहाँ पे लीड ले रहे हैं। अब इसके बाद यूएसए का जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें जो लोग हैं वो सबसे पहले इलेक्टर्स को चुनते हैं, और वो इलेक्टर इन टर्न जो है ऑल ओवर कंट्री में जो है 538 जो इलेक्टर्स हैं वो इलेक्टर्स फिर मिलके जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनते हैं। तो यहाँ पे जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 213 जो वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मिली हैं, और 237 जो वोट हैं वो जो बाइडेन को मिली हैं। और अभी भी क्लियर कट जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज यूएसए का जो सिस्टम है वहाँ पे मेल इन वोट का सिस्टम होता है। तो जैसे अपने यहाँ पोस्टल बैलेट का सिस्टम होता है वैसे वहाँ पे मेल इन वोट का सिस्टम होता है। इन आवर कंट्री जो पोस्टल बैलेट है वो कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही मिलता है। बट यूएसए में जो मेल इन वोट का सिस्टम है वो हर एक पर्सन को अभी मिला हुआ है पेंडेमिक के बेसिस पे। तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 10 जो 100 मिलियन लोग हैं, लगभग 10 करोड़ लोग हैं, उन्होंने मेल इन वोट का यूज़ किया, जिसको काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है। लास्ट जो इलेक्शन है उससे जो 3 टाइम्स लोग हैं उन्होंने इसमें यूज़ किया है। और यूएसए में इस बार इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ा है,
लास्ट 120 ईयर्स में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इस इलेक्शन में हुआ है। तो अभी ये इसके बारे में न्यूज़ है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट अर्नव गोस्वामी हेल्ड इन 2018 के सुसाइड केस। अब ये जो केस है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अर्नव गोस्वामी को सुसाइड अबेटमेंट केस मतलब सुसाइड के लिए उकसाने का जो केस है उसके लिए उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उनकी जो फर्म है जो उसमें कोई पर्सन है जो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करते थे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने एलिगेशन लगाया कि पेमेंट उनको जो है वो नहीं दी गई इनके द्वारा और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो ये केस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट टू सेट अप कोर्ट्स टू ट्राई लॉ मेकर्स। अब यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने उनसे जो है सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचेस जो 3 जज वाली एक बेंच है, उन्होंने अपना जो है रिस्पॉन्स मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मतलब जो है वो एक लॉ मेकर्स अभी करंटली जो हैं एमपी एमएलएज या फिर जो एक्स एमपीज एमएलएज हैं उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को कैसे बहुत जल्दी से जो है वो निपटाया जाए, क्योंकि कुछ केस ऐसे हैं जो डिकेड्स से मतलब दशकों से चल रहे हैं और उन केस को अगर निपटा दिया जाता है तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चांसेस रहेंगे पब्लिक के पास अपने लोगों को चुनने के लिए, और जो है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसका कहना है कि जो भी सिस्टम बनाया जाएगा उसमें ऑफेंडर सेंट्रिक ना होके हर एक ऑफेंडर को ट्रीट ना करके एक पर्टिकुलर जो जैसे लेट्स से पॉस्को एक्ट के ऊपर जो भी केसेस हैं, तो जितने भी एमपीज़ या एमएलएज हैं जिनके ऊपर पॉस्को एक्ट का केस है उनको एक साथ उनका ट्रायल किया जाएगा, एक साथ उन पे सुनवाई होगी जिससे कि एक्सपीडियसली बहुत तेज़ी से ये काम हो सके। तो ये न्यूज़ थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे SC लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। अब यहाँ पे इशू क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इंदु मल्होत्रा, उन्होंने जो है वो एक केस में हियरिंग करते हुए ये बोला कि जो भी केसेस हैं जो मैरिज के बाद जो डाइवोर्स का केस होता है उसमें जो मेंटेनेंस का जो खर्च है, फैमिली मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है, वो जिस दिन से केस फाइल हुआ उसी दिन से दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दिया है कि इसको अभी से फॉलो किया जाए, बिकॉज जो कंडीशन है एक मैरिड वूमेन की मैरिज के बाद अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है तो सी डू नॉट हैव दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन हर लाइफ, सी इज़ टोटली डिपेंड ऑन हर हस्बैंड। तो ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है NGT टू हियर पॉल्यूशन केसेस बियॉन्ड NCR। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनके जो जज हैं आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने बोला कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 18 स्टेट्स को डायरेक्ट करेगा जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जिससे कि जो है पॉल्यूशन को कम किया जा सके। बिकॉज दीपावली इज़ अप्रोचिंग, तो उसकी वजह से जो है लोग क्रैकर्स का यूज़ करेंगे जिससे एयर क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब होगी। और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनकी जो है लाइफ को सस्टेन करने में उनको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज एयर क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो बन जाती हैं, अस्थमा, लंग कैंसर। इसकी वजह से उन्होंने ये बात बोली है कि जो NGT है उनका जो डायरेक्शन है वो 22 स्टेट्स को उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे NGT के बारे में एक बार नोट्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं कि NGT का क्या प्रोरोगेटिव है। जो NGT है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप
बहुत ही जल्दी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो करंट से रिलेटेड हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन करंट टॉपिक को आप आसानी से बहुत जल्दी ही ट्रैक कर सकते हैं। और डेली जितने भी आपके पास जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे ये एनजीटी से रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, तो जब आप ये इश्यूज़ जो भी आ रहे हैं उसके बाद ये जब भी आपको टाइम मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये रिवाइज़ कर लें, वीडियो को देख लें, तो जिससे कि आपका पूरा जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल है उसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस से ही डील करता है, और जो भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है उसके ऊपर ये बात करता है। और इसके पास जुडिशियल पावर हैं जो इसको सिविल एनवायरनमेंट केस से डील करने का पावर देते हैं। अब जो ट्राइब्यूनल है वो गाइडेड होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड मेन स्ट्रीम कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर पे इस पे वर्क नहीं करता। जो नॉर्मल जो सिविल प्रोसीजर सीआरपीसी वगैरह है वो इन पे वर्क नहीं करता। ये सिर्फ किसी को जो है कंपनसेशन देने के लिए बोल सकते हैं, किसी कंपनी को, उस कंपनी को बंद कर सकते हैं, ये इनका काम है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी, आपने देखा होगा एनजीटी ने एलजी पॉलीमर जो कंपनी है उसका जो प्लांट है वहाँ से जो गैस है, स्टायरीन गैस है, वो लीक हो रही थी, तो उसके बाद एलजी पॉलीमर पे एनजीटी ने 50 करोड़ रुपीज़ का जो है फ़ाइन इम्पोज किया था। तो ये एनजीटी का काम है। अब जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर और कुछ एक्सपर्ट मेंबर हैं, और ये इनका जो ऑफिस है टर्म है वो 5 इयर्स का होता है और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब आप ये सोचिए कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, बिकॉज जो चेयरपर्सन है वो पहले से ही कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो वो 62 ईयर्स में रिटायर होंगे, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 65 ईयर्स में रिटायर होंगे। तो उसके बाद फिर अगर वो अपना यहाँ पे 5 इयर्स का टर्म कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो 70 ईयर्स के हो गए, तो फिर उसके बाद वो काम स्वाभाविक सी बात है नहीं कर सकते। तो अब जो ज्यूरिसडिक्शन है ट्राइब्यूनल का वो सारे जो सिविल केसेस हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वहाँ पे एनजीटी जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे जो एनजीटी है वो 7 लॉज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 7 लॉज हैं उनके ऊपर वर्क करता है। वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो इसके बारे में ये हमने बात की। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल है वो एयर क्वालिटी जो है दिल्ली और आसपास के रीजन में वो एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट होती जा रही है, बिकॉज जो स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं पंजाब और हरियाणा में वो धीरे धीरे कम तो हो रहे हैं, बट सब्सटेंशियली पहले के मुकाबले उतने कम नहीं हुए हैं, जिससे कि एयर क्वालिटी जो है दिल्ली के आसपास वाले रीजन में वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो यू कैन सी है यहाँ पे गुड क्वालिटी जो है उसके लिए ग्रीन कलर कोडिंग दी जाती है, और सेटिस्फैक्ट्री जो है उसके लिए कलर कोडिंग जो है वो लाइट ग्रीन है, देन मॉडरेट येलो है, देन पुअर ऑरेंज, वेरी पुअर के लिए रेड है, और डार्क जो रेड है वो सीवियर कैटेगरी के लिए है। तो अभी जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। इट मीन्स दैट इट इज़ हैविंग रेड कलर। अब जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको मेज़र करती हैं। तो एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लेते हैं। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब AQI जो है उसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी प्योर एंड सीवियर, जो अपन ने कलर कोडिंग अभी देखी थी। अब जो AQI है वो डेली एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करता है और हेल्थ इफ़ेक्ट, और उससे जो भी कुछ घंटे में जो भी हेल्थ इफ़ेक्ट उससे होने वाले होते हैं। अब जो AQI है वो मेजरली
कुछ पॉल्यूटेंट्स को जो है वो 8 पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करता है, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, PM10 है, पार्टिकुलेट मैटर 10, देन पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। अब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और एयरबोर्न पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं और जो सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट देते हैं। अब इसमें जो लॉन्च हुआ था ये 2014 में हुआ था। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज विजिनिटी। इसका मेन एम यही है कि जो कॉमन मैन है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके एयर क्वालिटी के बारे में। द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट्स, ये इनके ऊपर बात कर ली है। देन इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर। अब नेक्स्ट यहाँ पे है बायोडिकम्पोजर्स टेक्निक अ सक्सेस क्लेम्स केजरीवाल। तो जो बायोडिकम्पोजर्स हैं जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक जो दिल्ली में जो विलेजेस हैं वहाँ पे जब फसल उगाई जाती है तो उसके बाद जो स्टबल बर्निंग है उसको किया जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट अभी रबी क्रॉप है उसको उगाने के लिए उनके पास बहुत ही कम टाइम बचता है। तो फार्मर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो जो फसल जो स्टबल है उसको जला दें। तो यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो पूसा इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक बायोडिकम्पोज़र डेवलप किया है, जिस बायोडिकम्पोज़र की हेल्प से अगर वो डिकम्पोज़र्स खेत में डाल दिया जाता है तो जो स्टबल है वो डिकम्पोज़ हो जाता है। अब ये जो डिकम्पोज़र है वो एक तरह का फंगस पे बेस्ड है जो कि स्टबल को डिकम्पोज करता है, और इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि ये जो डिकम्पोज़र है वो सक्सेस है, और अगर ये ऐसा सक्सेस है तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे अपने लिए कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये जो न्यूज़ होती हैं जैसे एल्डरली कपल फाउंड डेड इन देयर फ्लैट, तो दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर अस। देन नेक्स्ट है डेली केसेस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। DO वुमेन शॉट डेड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अपने लिए दैट नो एक्शन फॉर कीपिंग एक्जोटिक एनिमल आफ्टर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर। अब ये जो एक्जोटिक एनिमल होते हैं, द एनिमल विच आर फाउंड इन अदर कंट्रीज आर नोन एज एक्जोटिक एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो दूसरी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं दैट आर नोन एज एक्जोटिक एनिमल। तो यहाँ पे अगर उसका कोई पर्सन वॉलेंट्री डिस्क्लोज़र कर देता है कि उसके पास जो है कोई ऐसा एनिमल है जो अदर कंट्रीज़ में पाया जाता है और उसने इलीगली उसको एक्वायर किया है, बट वो वॉलेंट्री उसको डिस्क्लोज़ कर देता है इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटीज़, तो उसको फिर जो है वो कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी पर्सन अगर वॉलेंट्री डिस्क्लोज कर देता है कि उसके पास कोई एग्जॉटिक वर्ड है या एनिमल है, सेंटर ने जो है वॉलेंट्री डिस्क्लोज़र स्कीम निकाली है, तो उस पर फिर वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उसकी ऑनरशिप को लेके, ट्रेड को लेके एंड ब्रीडिंग को लेके। अब यहाँ पे ये तो न्यूज़ सिर्फ इतनी सी है कि ये एग्जॉटिक एनिमल है, बट अंडर द इंडियन लॉज एग्जॉटिक एनिमल क्या है, उसके ऊपर क्या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन बेस्ड है। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जब एक प्लेस पे मिल जाती हैं तो वो एक प्रकार से सही रहता है। और आपको ये जो सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी न्यूज़ है आप उसको लीव कर देंगे, लेकिन बट जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर्ड हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो कहीं पे भी, जैसे आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो वाइल डूइंग दैट वर्क यू कैन वॉच दिस वीडियो, तो इससे आपको उसका मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, आपका जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। और ऐसा रिसर्च भी कहता है कि सुनने से आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ पे जो नोट्स हैं उसमें सबसे पहले व्हाट आर एग्जॉटिक एनिमल। जो एग्जॉटिक एनिमल ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो हैं पाए जाते हैं। अब जो एडवाइज़री डिफ़ाइन की गई है उनको जो है वो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा जो साइट्स है उसकी
उसके अपेंडिसेस में रखा गया है और उनको शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं रखा गया है। अब इंडिया का क्या इशू है इसमें? अगस्त 2019 में इंडिया ने सबमिट किया था कि कुछ जो वाइल्ड लाइफ इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जो स्पीसीज़ हैं उनको साइट्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, उनमें थोड़े से चेंजेस इंडिया ने प्रपोज किए थे। जैसे कि प्रपोज़ल जो है वो इंडिया ने किया था कि इंडिया में जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज, टोकी गाइको, वेजफिश एंड इंडियन रोजबुड है, उसमें वो जो है उसके बारे में इंडिया चेंज चाहता था। अब यहाँ पे फॉर इंडियन रोजबुड प्रपोजल इज़ टू रिमूव स्पीसीज फ्रॉम साइट्स अपेंडिक्स 2। ये डिटेल में आगे दिया हुआ है कि अपेंडिक्स 2 क्या है, अपेंडिक्स 1 क्या है और अपेंडिक्स 3 क्या है। अब यहाँ पे स्पीसीज कवर्ड बाय साइट्स आर लिस्टेड इन 3 अपेंडेजेस ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। अब इंडिया जो है वो ऐसी पार्टी है, वो चाहती है कि स्टोर टॉर्टोइज जो है साइट्स अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डाल दे। वो एक थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे है। अब जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। फाउना मीन्स जो जानवर होते हैं और फ्लोरा मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका जो मेन एम है वो इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है स्पेसिमेन में वाइल्ड एनिमल के, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। अगर उनकी ऊपर कोई थ्रेट है सर्वाइवल का, तो जो साइट का सेक्रेटरीट है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है और ये लोकेटेड है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब साइट्स में 3 अपेंडेजेस हैं। पहला है अपेंडिक्स 1, स्पीसीज जिनको डेंजर है एक्सटिंक्शन का इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। अपेंडिक्स 2, ऐसी स्पीसीज जो उतना ज़्यादा उनको एक्सटिंक्शन का जो केस है वो फील नहीं हो रही हैं, बट उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है जिससे कि ट्रेड उनका कोई थ्रेट ना बन जाए। फिर अपेंडिक्स 3, ऐसी स्पीसीज जो प्रोटेक्ट हैं एटलीस्ट 1 कंट्री में और वो कंट्री चाहती है कि उस एनिमल की जो ट्रेड हो रही है उसको ट्रैक किया जाए। अब जो स्टेट्स हैं वो इनकी जो कन्वेंशन है उसको मानने के लिए बाध्य होती हैं अगर उन्होंने कन्वेंशन साइन की है तो ये इस बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे जब आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ सिर्फ इतनी है कि जो एग्जोटिक एनिमल है उसका अगर वॉलंटरी डिस्क्लोज़र कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। बट जब आप उसको ब्रॉड टॉपिक इसका टच करेंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी तक को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के बेसिस पे ये बताया गया कि जो लॉकडाउन में जो माइग्रेंट्स हैं वो वापस अपने स्टेट में आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, उनमें से जो 56% हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है। और 90% उन लोगों में से उन्होंने ऐसा बोला कि उनको कोई भी जो मॉनेटरी रिलीफ है गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था वो उनको नहीं मिल पाया। अब यहाँ पे जो ये सर्वे है वो 1500 जो पीपल हैं रेस्पोंडेंट्स हैं उनके ऊपर किया गया था। जो 2 लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है एंड जेनेथ सोसाइटी फॉर सोशियो लीगल एम्पावरमेंट शिवपुरी। तो ये सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये फाइंडिंग्स थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 3 मोर राफेल जेट्स अराइव इन इंडिया। जो राफेल है वो फ्रांस से इंडिया ने परचेस किए हैं। 36 टोटल जो राफेल हैं उनको इंडिया ने जो है वो परचेस किया है। तो अब राफेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो राफेल है उसको आप गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन GS पेपर 2 और GS पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन ब्रॉडर एरियाज इस टॉपिक के अंडर रख सकते हैं। तो रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने फर्स्ट बैच अभी रिसीव किया था अम्बाला एयरबेस में, और अभी जो ये बैच है वो जो है गवर्नमेंट रिसीव कर रही है गुजरात में।
तो राफेल है इंडिया का जो फर्स्ट मेजर एक्विजिशन है फाइटर प्लेन्स का 23 ईयर्स के बाद, जब सुखोई जेट इंडिया ने इंपोर्ट किए थे। और इसमें 36 जो राफेल जेट हैं वो 2021 के एंड तक इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। राफेल जो है वो 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप देख सकते हैं टोटल 19 ईयर्स इट हैज़ टेकन कि वो 2001 में गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है और उसके बाद उसको टोटल 19 ईयर्स के बाद मिल पा रहे हैं वो। और राफेल जो है वो फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और जो कि डसॉल्ट एविएशन ने जो है वो प्रिपेयर किया है। तो ये जो नोट्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है अथॉरिटेरियन टर्न। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही अपना जो है रिज़ल्ट बता दिया कि ही इज़ द विनर, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इकोनॉमी है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है कि कैसे कंपनीज़ बिना जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर निकाले बिना अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है ये जो आर्टिकल है वो बात करता है जो स्टेट्स हैं उनके पास बहुत ही कम जो है टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं वो बचे हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स का जो डेवोल्यूशन है स्टेट्स को करना चाहिए, जितने भी टैक्स हैं वो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को प्रोवाइड करती है उनमें भी सेंट्रल ने कमी कर दी है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट है ये स्टार कैंपेनर जो है उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो ये सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो है ये कर्नाटका की जो स्टेट फाउंडेशन डे है उसके बारे में बात की गई, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इस आर्टिकल में है। और नेक्स्ट ये ब्रिटेन की लेबर पार्टी है उसके बारे में ये आर्टिकल है, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो सबसे फर्स्ट जो सबसे पहले ये कैरिकेचर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये इस कैरिकेचर को आप कमेंट सेक्शन में डिफ़ाइन कीजिए इन 20 वर्ड्स। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि वीडियो को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या इस वीडियो में किया जा सकता है, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को देखें और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताएं। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और जो करंट में जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में जो इलेक्शन में फ़ाइट हुई। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि देयर हैज़ बीन नो मेजर शॉक्स ऑन द सॉलिडली रेड एंड ब्लू स्टेट्स। मतलब जो यूएसए का इलेक्शन है वहाँ पे सबसे फ्रंट पेज पे हमने देखा था कि जो यूएसए का मैप है उस मैप में कुछ ऐसे डार्क रेड स्टेट्स हैं और कुछ ब्लू स्टेट्स हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। वो नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनली कुछ स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं तो वो डार्क ब्लू कलर में हैं, और कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है लोग रिपब्लिकन्स को प्रेफर करते हैं तो वो रेड कलर में हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अनसर्टेन होते हैं और जो कि उनको बोला जाता है स्विंग स्टेट्स। मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो कभी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं तो कभी रिपब्लिकन को वोट देते हैं। यूएसए में सिस्टम ऐसा है कि जैसे लेट सपोज़ अपना इंडिया में जो है यूपी में लोकसभा की 80 सीट्स हैं, तो उन 80 सीट्स में से अपने यहाँ भी सिस्टम ऐसा है जिसको जितने वोट्स मिले उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स डिसाइड हो जाती हैं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो नॉर्मली मेजरली ये पार्टीज़ हैं। लेकिन यूएसए में जो सिस्टम है उसमें अगर ये 80 सीट्स हैं, अगर किसी पार्टी को जो है इसमें से 41 सीट्स मिल गई तो जो पूरी की पूरी जो 80 सीट्स हैं वो मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पार्टी को मिली हैं। इसके बेसिस पे यूएसए में ये डिसाइड होता है कि किसको जो है वो पर्टिकुलर जो स्टेट है वो बिलोंग करता है कौन सी पार्टी को। तो ये वहाँ पे सिस्टम है। तो ऐसी स्टेट्स को बोला जाता है स्विंग स्टेट्स, जहाँ पे ये डिसीज़न ना हो पाए
कि जो है पर्टिकुलर किसको सपोर्ट करते हैं वो लोग, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी उस पार्टी का कलर वहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स के जो परफॉर्मेंस हैं वो मिक्स्ड हैं। अब जो सबसे पहला जो काउंट हुआ था उसमें जो ट्रम्प की जो विक्ट्री थी वो फ्लोरिडा, वहाँ पे जो एक स्टेट्स है, यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें से इस आर्टिकल में कुछ ही स्टेट्स पे बात की गई है जो कि एक प्रकार से बोला जाए तो स्विंग स्टेट्स हैं। जो फ्लोरिडा है वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनकी विक्ट्री जो है वो दिख रही थी। देन ओहियो एंड लोबा। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे जो है उनके पास लीड है। कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेट हैं जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे अभी भी जो है मेल इन वोट्स पे उनकी जो टैली है वो की जा रही है। और मिस्टर जो बाइडेन हैं उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज वो मिनेसोटा और न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया में जो है वो जीत चुके हैं। अब जो बाइडेन हैं उनकी जो लीड है वो एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में है। तो वहाँ पे 538 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, इलेक्टोरल कॉलेज हैं, उनके जो वोट्स हैं उसमें से जिस भी पार्टी को 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिलेंगे वो पर्टिकुलरली जो है वो विनर माना जाएगा एंड ही विल गो टू द वाइट हाउस। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट हैं उस रिज़ल्ट के आने के पहले अगर वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं हुआ तो ये जो है वो एक मेजर विक्ट्री की तरह है यूएसए के लिए, वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा राइटर जो है वो बात कर रहा है कि वहाँ पे कोई भी जो सिविल अनरेस्ट जो है वो नहीं हुआ है, कोई भी एथनिक वायलेंस नहीं हुआ, रेशियल वायलेंस नहीं हुआ और रिलीजियस जो डिवीज़न है वो अभी नहीं देखा गया है इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जो यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये एक आयरॉनिक कंडीशन है कि सबसे जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ के प्रेसिडेंट इतनी छोटी बात करते हैं कि मतलब उन्होंने अपना जो इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट आने से पहले ही अपने आप को जो है वो विनर बता दिया। तो जिससे वो एक तरह से जो है वो अथॉरिटेरियन टर्न ले रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे बात की जा रही है कि मिस्टर बाइडेन को जो है उन्होंने हरा दिया बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने रस्ट बेल्ट स्टेट में काफ़ी अच्छा किया है। रस्ट बेल्ट का मतलब होता है ऐसी स्टेट्स जहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब पहले वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, अब वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं, तो दैट स्टेट्स इज़ नोन एज रस्ट बेल्ट स्टेट। उन्होंने ऐसी भी बात की है कि जो मेल इन वोट्स हैं उनके काउंटिंग में जो है वो फ्रॉड हो रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब ऐसी बात जो है एक्सपर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक जो जज हैं उनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है, तो इस केस में वहाँ पे कुछ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में जो है डिसीज़न भी आ सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है फिक्सिंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस आर्टिकल में जो मेजरली बात की गई है कि कोई भी कंट्री जो होती है अगर उसकी इकोनॉमी क्राइसिस में है तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन प्रपोज़ किया जाता है वो मार्केट को फ्री अप करना, मींस प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना। तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने इन तीनों जो सॉल्यूशंस हैं, ये तीनों जो कंडीशंस हैं उनको एनालाइज़ किया है डिटेल में। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि मार्केट को जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल करेंगे और उनको हायर जो प्राइस है मिलेगी। अब लेबर को फ्री कर देना चाहिए जिससे कि
वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो मनी मिल सके। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जब एडिक्वेट इनकम ही नहीं होगी तो लोग जो हैं वो मार्केट और बिजनेस के लिए सही नहीं रहेंगे। यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हमेशा ही रहने चाहिए। जब अगर आप मार्केट को फ्री अप कर रहे हैं तो उसमें लेबर्स जो हैं उनको उनका एज अ स्लेव ट्रेड नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रहना चाहिए। एक कमोडिटीज़ को आप रख सकते हो कि आप हाईएस्ट बिडर को दोगे, बट आप एक पर्सन को जो है वो इस तरह से फ्री नहीं कर सकते कि जो है उसको हाईएस्ट बिडर को उसको लेना चाहिए। वो एक तरह से जो है वो स्लेव ट्रेड वाली कंडीशन जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे राइटर बात कर रहा है जो सेकंड कंडीशन है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। पहले राइटर ने बात की कि प्रोडक्टिविटी जो है वो एक रेशियो है इनपुट को जो है उसमें डिनोमिनेटर में लिया जाता है और आउटपुट जो है वो न्यूमरेटर में लिया जाता है। तो अगर जो आउटपुट है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए अगर आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जनरली लेबर प्रोडक्टिविटी को एक यूनिवर्सल मेज़र मानते हैं किसी भी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर एक कंट्री है या कोई इकोनॉमी है, वहाँ पे जितने लेबर हैं वो जितना उससे जो मनी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेबर अगर अपन डिनोमिनेटर में रखें और मनी को न्यूमरेटर में रखें तो उससे प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर नीचे जो है लेबर रखा जाएगा तो कंपनी ये सोचेगी कि लेबर जो है वो कम से कम हो जाएं, और अगर लेबर जो है वो कम से कम होंगे तो यहाँ पे जो है कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब लॉसेस भी देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पे राइटर ने ये बात की है कि कंपनी कैसे अपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को फायर किए बिना प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकती है। अब राइटर ने बात की कंपनी 2 ब्रॉड स्ट्रेटजीज़ एम्प्लॉय कर सकती हैं अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। वो टोटल आउटपुट को बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ वर्कर को सेम रख के ऐसा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन हैं और टेक्नोलॉजी हैं जिससे कि उनके जो वर्कर हैं उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मशीन का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जिससे वर्कर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो लोग हैं उनको भी फायर नहीं करना पड़ेगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो कैपिटल रिच एंटरप्राइज हैं, बिकॉज अगर वो मशीन और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल भी लगेगा, मनी भी लगेगा। तो ऐसी कंट्री या ऐसी कंपनीज ही कर सकती हैं जिनके पास कैपिटल पर्याप्त मात्रा में। और दूसरा राइटर का सजेशन है कि एम्प्लॉय जो हैं वो अपने वर्कर की स्किल्स पे ध्यान कर सकते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फैक्ट्री में, और जो वर्कर हैं वो कोऑपरेट कर सकते हैं मैनेजर्स के साथ, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट है वो निकल के आए। अब यहाँ पे राइटर ने जो सेकंड स्ट्रेटजी है उस पर डिटेल में बात की है कि जो जापान में जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये सेकंड वाला जो सिस्टम है उसको अप्लाई किया, अपने वर्कर्स की जो है स्किल्स पे वर्क किया कंपनी ने, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं और जो कंपनीज़ में जो मैनेजर्स हैं उनके जो पब्लिक इफ़ेक्टिव रिलेशन पे वर्क किया। राइटर का कहना है कि जो जापान में कंपनीज़ हैं उनने जो है वो जो वर्कर्स हैं उनके साथ लाइफ टाइम जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे जो वर्कर हैं उनको एक एसेट की तरह एज्यूम किया और उनमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किया, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिला। अब ये राइटर ने पूरी तरह से ये बात इस आर्टिकल में की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स की जो कैपेसिटी थी टैक्स कलेक्ट करने की, उस कैपेसिटी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्म किया। बिकॉज प्रीवियसली जब
जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बैट जो टैक्स है वो कलेक्ट करती थी, और जितने भी अदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे स्टेट गवर्नमेंट के वो पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स छोड़ के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स छोड़ के, और साथ में जो लिकर है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे टैक्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से चले गए हैं। तो इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनको जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम मिल पा रहा है, और वो पूरी तरह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं अपने रेवेन्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे जो जीएसटी का सिस्टम है उसमें जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और वो जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो जो एसजीएसटी वाला पोर्शन है वो स्टेट्स के पास होता है, लेकिन जो सीजीएसटी वाला पोर्शन है उसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को जो है वो फंड प्रोवाइड करती है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एक पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर जो है वो सेस या सरचार्जेस भी इम्पोज कर सकते हैं। सेस एक तरह का जो है वो उपकर होता है, और सरचार्ज जो है वो अधिकर होता है, मतलब टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है, और उन दोनों को ऐड करके गवर्नमेंट जो है वो सेस कलेक्ट करती है। तो जो सेस और सरचार्जेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के साथ किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं करती, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी रिसेंटली वो सेस और सरचार्जेस जो है बढ़ाती जा रही है, जो कि स्टेट्स के साथ वो शेयर नहीं करती, और जो टैक्स है उसको भी स्टेट्स का जो पोर्शन है वो पर्टिकुलरली नहीं दिया जा रहा है, ऐसा राइटर का यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे राइटर ने जो है बताया है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है शेयर ऑफ स्टेट्स इन द टैक्स रेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि स्टेट्स को कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से। लेकिन जो करंट यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है। 2014 के पहले जितना भी जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता था वो फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंड करती थी उसके बेसिस पे किया जाता था, लेकिन 2014-15 के बाद स्टेट्स को 14% कम जो है वो मनी प्रोवाइड किया गया। जितना भी फाइनेंस कमीशन ने बोला उससे 14% कम जो है वो मनी प्रोवाइड किया गया। इवन 2019-20 में 37% जो है वो कम मनी प्रोवाइड किया गया। इसको आप ऐसे समझें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो 100 रुपीज़ एज टैक्स कलेक्ट किए, तो फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड किया था कि 42% जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो 42 रुपीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर अलग अलग स्टेट्स को देना थे, एक फार्मूले के बेसिस पे, जो फार्मूला फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स के साथ एडिक्वेटली शेयर नहीं किया, जिससे कि स्टेट्स के जो फिज़िकल कंडीशन है, जो रेवेन्यू फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं रही। और राइटर का कहना है कि 2014-15 से 1920 तक 7,97,549 करोड़ जो हैं वो इतना कम जो मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ट्रांसफ़र किया। और साथ में यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मनी रेस करती है और वो मनी जो है स्टेट्स को ट्रांसफ़र करती है। बट एक होता है जो वो होता है टैक्स, जिस यहाँ पे जैसे जीएसटी, फिर उसके बाद होता है सरचार्ज। अब जो फाइनेंस कमीशन है उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स जो है सिर्फ वो ही स्टेट्स के साथ शेयर करना होता है। सरचार्ज और जो सेस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सेस और सरचार्ज का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाती जा रही है, और टैक्स का रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है। और वो भी जो मनी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए
वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है, जिससे स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज बढ़ा देती है, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और वो मनी जो आए वो उनको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़े। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि 2014-15 से 2019-20 तक सेस और सरचार्जेस जो हैं पहले 9.3% थे टोटल, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था उसका, अब वो बढ़ के 15% तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो राइज हुआ है टैक्स रेवेन्यू में, ये बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे जो सेस और सरचार्जेस हैं उनको बढ़ाती जा रही है। अब 2019-20 में ही यूनियन गवर्नमेंट 3,69,111 करोड़ रुपीस जो है सेस और सरचार्जेस में रिटेन करने वाली है, और ये मनी कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो जो स्टेट्स का शेयर है टैक्स में वो बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जो जीएसटी है उसमें भी जो है वो शॉर्टफॉल देखा गया है, और स्टेट्स को जो कंपनसेशन दिया जाता है वो कंपनसेशन जो है वो लेवी किया जाता है। जो भी सिन गुड हैं जैसे सिगरेट है, टोबैको है और पान मसाला है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उस सेस के बेसिस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेस कलेक्ट करती है, और उसके बाद जो स्टेट्स का जीएसटी शॉर्टफॉल है उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन 2019-20 में गवर्नमेंट को 95,000 करोड़ रुपीस सेस से मिले, जो कि सिन गुड पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया था। अब इस साल तो एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए कोविड-19 की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है, और अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस स्टेट्स के पास जो पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे। यहाँ पे देखा जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है और नियरली जो है वो 3 लाख करोड़ स्टेट्स के पास जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर मनी जो है वो बोरो कर ले और उसको जीएसटी कंपनसेशन सेस से फुलफिल करे तो आसानी से कर सकती है आगे आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें। अब सेंट्रल जो कुछ ग्रांट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्टिकल डेवोल्यूशन के अलावा जो कुछ ग्रांट्स भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, उन ग्रांट में भी इस साल जो है वो कमी देखी गई, जिसमें कि कर्नाटका को गवर्नमेंट को 31,000 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली अलॉट करने थे, जिसमें से उन्होंने लगभग 17,000 करोड़ रुपीज़ ही अलॉट किए, तो जिससे कि बहुत ही कम मनी जो है गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब जो कटबैक और डेवोल्यूशन में ये जो कमी है इसकी वजह से, और जीएसटी कंपनसेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, स्टेट्स के पास 20 से 25% उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हो गए, और स्टेट्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वेलफेयर और डेवलपमेंट की, और स्टेट्स को अब जो है अलग से जो मनी बोरो करना पड़ेगा, और उस मनी को बोरो करने के बाद उनको इंटरेस्ट, सैलरीज, पेंशन और जो भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो सब करने के बाद उनके पास बहुत ही कम मनी जो है वो डेवलपमेंट वर्क के लिए जो है बचेगा, जिससे कि लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पर जो है वो इम्पेक्ट पड़ने वाला है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है एट द एंड कि स्टेट्स आर जो है वो फोर फ्रंट हैं डेवलपमेंट के लिए, जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। अगर स्टेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो स्ट्रॉन्गर इंडिया जो है वो बनेगा, और इस तरह से जो ये वीकनिंग है स्टेट की वो फेडरलिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करती, ना ही नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। ये बात की जा रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो पावर है उसको कर्ब किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने कोई एक डेरोगेटरी कमेंट किया था इमरती देवी के ऊपर, जो यहाँ पे एक लेजिस्लेटर हैं जो इलेक्शन में फ़ाइट कर रही हैं, तो उनके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो है वो रोक लगा दी थी उनका
इलेक्शन कैंपेन करने पे। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूट लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के वर्क पे स्टे लगा दिया। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो कर्व कर रहा है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है वो सारा काम जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कर रहा था। जो कमीशन है उन्होंने ऑर्डर दिया 30 अक्टूबर को कि वो लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, स्टार कैंपेनर, उनके ऊपर सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि does leave it to the political party who its leaders are and allows every party to। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा रोक दिया था तो इसके बाद जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट तो जाना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट जो है उनको इलेक्शन कमीशन को थोड़ी बहुत जो है वो ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करनी थी। अब यहाँ पे जो स्टार कैंपेनर है वो जो भी खर्च करता है वो उस पर्टिकुलर जो भी कैंडिडेट है उसके खर्च में नहीं जोड़ा जाता, जिससे कि स्टार कैंपेनर एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारी रैलियाँ जो है बहुत सारे प्लेसेस पे जो है वो रैलियाँ कर सकता है एक ही दिन में। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है, इट इज़ इंडीड जो है डिबेटेबल है कि ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपनी जो पावर है वो इवन हैंडेड वे में वर्क करे रिसेंट ईयर में। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ईसीआई के पावर हैं वो पोल नॉर्म्स को इन्फोर्स करने में उसको एवरेज ना किया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए, ये इस आर्टिकल में बात की गई है। तो आप वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।